हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं टैक्स ऑडिट फॉर्म्स के बारे में कि टैक्स ऑडिट फॉर्म्स किस तरह से फाइल करें और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो अगर आप जो है फर्स्ट टाइम भरने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CB 3CD या 3CA 3CD, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो पॉइंट्स है वो मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जो कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो है डालने मैंडेटरी है, या फिर वो अगर आप डालेंगे तो उसके आपके लिए भी और एसएससी के लिए दोनों के लिए वो बेटर रहेगा। तो टैक्स ऑडिट फॉर्म है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। टैक्स ऑडिट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल से। डाउनलोड सेक्शंस में फॉर्म्स अभी अवेलेबल हो गए हैं, दोनों के दोनों फॉर्म्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स तो आप डाउनलोड कर रहे हैं, यूटिलिटी आपने जनरेट भी कर लिया, पर अपलोड किस तरह से करना है। तो अपलोडिंग का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज हम यहाँ से जो प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है कि फॉर्म को किस तरह से फाइल करें, उसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें और उसको कैसे फिलअप करें। तो यहाँ से आप जो है यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है आपका जो है फॉर्म इस तरह से ओपन होगा। उसी के अंदर जो है आपको दोनों फॉर्म मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है JS1 फाइल आपको यहाँ से जनरेट कर लेनी है और वो पोर्टल पे अपलोड होगा। पोर्टल पे अपलोड करने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैं यहाँ पर जो है टैक्स ऑडिट फॉर्म्स के कुछ ब्रीफ्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एज ए प्रोफेशनल आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा। अभी ये वेबसाइट जो है वो पूरी स्मूथली सही तरीके से काम कर रही है, पर फिर भी थोड़ा सा इसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम है। कभी कभी जो डाटा है ना वो हैंग करता है इसमें। तो अब ये दोनों फॉर्म्स हैं 3CA 3CD 3CB 3CD, ठीक है। इनको फाइल करने का पर्पज जो है वो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। आप जो है इनके फॉर्म्स के जो प्रोविजंस है वो पहले अच्छे से रीड करें, फिर उसके बाद ही जिस प्रोविजंस के अंदर में, जिस फॉर्म के अंदर में आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है वो ही आप फाइल करें। वो एक अलग पॉइंट है, उस पर एक प्रॉपर एक अलग से काफी टाइम लगता है कि हम किन केसेस में 3CA 3CD भरें, 3CB 3CD भरें। वो वीडियो जो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। आज हम पहले मैं 3CA 3CD का, वैसे दोनों फॉर्म लगभग सेम ही है, पर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि आपको फाइल करते हुए टाइम फाइल करते टाइम आपको ध्यान रखने हैं। तो 3CA 3CD में आपको क्या ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स जो कि आपको एंटर करना ही करना है, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे आप। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद इन तीनों में से जो भी ऑप्शन, अगर आपने पहले फॉर्म सेव किया है या फिर नया फॉर्म आप प्रीफिल डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है विदाउट रिफिल करते, जब आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आप इसको न्यू फॉर्म की तरह ही कंटिन्यू करें। उसमें डाटा एसएससी का एंटर करते हुए ध्यान रखना, यहाँ पर एसएससी का जो है वो पैन डिटेल्स, असेसमेंट या फाइलिंग टाइप आप सेलेक्ट करते हुए प्रोसीड करें। अब यहाँ पर जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद जो है इसमें 3CA 3CD हम डिस्कस कर रहे हैं। जब किसी अदर लॉ में ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स आती है तो ये फॉर्म वर्क करता है। तो सिंपली मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। 3CA 3CD जब वर्क करेगा जब आपको किसी अदर लॉ में भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ रही है आपके एसएससी के लिए। इसके अलावा अदरवाइज आप जो है 3CB 3CD यूज करेंगे। यहाँ से आपको अपनी जो फर्म का स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेना है I और V से, मीन्स प्रोप्राइटर फर्म या पार्टनरशिप फर्म, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है डिटेल्स जो है वो आएगी एसएससी की। यहाँ पर पूरी डिटेल्स एसएससी की आएगी। एसएससी का जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये बिल्कुल सिंपल डिटेल्स है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। इसमें जो है कि आप जो है किस प्रोविजन के अंदर में यहाँ पर ऑडिट करने जा रहे हैं, अब उससे पहले कौन से प्रोविजंस में ऑडिट हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रोविजन सारे दिए गए हैं कि किस एक्ट में जो है ऑडिट हुआ है, जिसकी आप जो है रिपोर्ट यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। वो आप एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा कि ऑलरेडी जो है अदर प्रोविजंस में कहाँ पर जो है ऑडिट हो रखी है। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी डेट यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे, किस पीरियड से किस पीरियड तक की आप जो है ऑडिट कवर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक किस लिए आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ये आता है पैरा नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए आप चेक कर लीजिए कि इन पॉइंट्स में से किसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन या अगर आपकी रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करना है, और किस पॉइंट पर आपको अगर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है तो फिर आपको ब्लैंक रहने देना है। पर लेकिन आप इन पॉइंट्स को ध्यान से रीड कीजिए, अपने एसएससी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है इसको फिल जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म को ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर
जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिटेल्स आएंगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, FRN, मेंबरशिप नंबर, डेट, एड्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है। पैरा नंबर 3 में जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको अदर्स में करके डालना है, और वो डालना काफी जरूरी है। एज ए ICAI भी गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है ये चीजें, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या पॉइंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है। फॉर्म 3CA इज यूज्ड in such cases as financial statements are audited under their respective law, where the auditor gives his opinion on true and fair view of financial statement under that law. Form 3CA contains 3 paras and other observations. Qualification on 3CD should be given at para 3 only. ठीक है। para 3 में हमें क्या लिखना है, para 3 में हमें अदर सेलेक्ट करते हुए हमें ऐसे 700 के अकॉर्डिंग SSC की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन करनी है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन करनी है। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है पॉइंट्स क्या कवरेज है। SSC की रेस्पॉन्सिबिलिटी, द SSC is responsible for the preparation of the financial statement of particulars required to be furnished under section 44AB of the Income Tax Act with annexure form 3CD read with rule 6G sub rule 2 of income tax rules that gives true and fair particulars as per the provisions of the income tax read with रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर। ये तो SSC की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मेंशन करनी है। फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है वेरीफाइंग। ठीक है। टू बी फर्निश्ड अंडर द सेक्शन 44AD, ये सेम लैंग्वेज वही ऊपर वाली यूज किया है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर जो गाइडेंस नोट जो ICAI के थ्रू इशू किया गया है उसको हमने यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो किया है। तो ये पॉइंट्स आपको देना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा जो है एक पॉइंट और है, वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये रहा 3CD। फॉर्म 3CD जो है पैरा नंबर 5, ये पैरा नंबर 3 में हमें जो है दोनों पॉइंट्स डालने जरूरी है 3CA 3CD के केस में। ठीक है। फिर मैं 3CB 3CD के केस में भी आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। ठीक है। चलिए, फॉर्म आ गया, यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल्स नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, पर अदर्स करके वो डिटेल्स आप जरूर एंटर कीजिए। सेव कर लीजिए डाटा को। नेक्स्ट में जो है पॉइंट्स है 1 to 8। अब 1 to 8 पॉइंट्स जो है उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ही कवर है। ठीक है। जैसे कि ऊपर वाली डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली फिल आती हैं कि आपका जो SSC है उनका कोई अदर एक्ट में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, GST या फिर आजकल जो है पहले सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ETC, अलग अलग कस्टम्स। तो अब सर्विस टैक्स और सेल टैक्स को मिलाकर तो GST कर दिया गया है। बाकी अदर प्रोविजंस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। ठीक है। मैं भी यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं फॉर्म पे आगे प्रोसीड कर सकूँ। स्टेटस में जब हम 3CA 3CD फाइल कर रहे होंगे उसके हिसाब से आप जो है सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जो SSC है उसका क्या स्टेटस है। इन सभी में से किसी अदर लॉ में उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। केवल कंपनी, ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी के केस में फाइल होगा, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है। फिर ये पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली आएगा। टैक्स ऑडिट की जो सेक्शन है 44AB, उसका जो क्लोज है वो आपको चेक करना होगा कि आप जो है किस प्रोविजन के अंडर में कवर हो रहे हैं और जो ऑडिट हो रही है आपकी वो किस प्रोविजन के अंडर में आ रही है। ठीक है। यहाँ से आप प्रोविजन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसको डाटा को सेव करेंगे। हाँ, ये जो प्रोविजंस है, अगर आप सेक्शन 115 BA, 115 BAA, BAB, BAC, BAD, अगर इनमें से आपके SSC ने कोई भी स्कीम ऑप्ट की है तो फिर आप जो है इसको यस कीजिए और उस सेक्शन का यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा कौन सा सेक्शन है। इसके बेस पे फॉर्म्स में अंदर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, अदरवाइज नो करके आप जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। बाकी मैं आपको जो है इसका ये जो वर्ड फाइल है मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ताकि आप जो है इसको आसानी से देख पाए और इसको रीड कर पाए, और इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब 9 to 7 पॉइंट्स जो है वो 9 से लेकर 17 पॉइंट तक एक ब्लॉक में दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 9 में हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो है जब वर्क करेगा, जब आप AOP या फिर जो है पार्टनरशिप फर्म या इसी तरह से अदर एंटिटी के लिए जो है यूज कर रहे होंगे और उसमें रेशो में कोई चेंज होगा। हमारा जो वहां पर पैन नंबर हमने एंटर किया है
वो अगर प्रोप्राइटर का है, इंडिविजुअल का है, कंपनी का है, तो फिर ये जो क्लोज है ये एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एक करते हुए आपको पॉइंट सेव करते जाना है। अब मैं आपको कंसाइज रूम में बता देता हूँ कि आपको जो है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो आपका एसएससी है उनके नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन क्या है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये फॉर्म 3CA 3CD है, 3CB 3CD है, आप केवल इसको वेरीफाई कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल। इसको फाइल करने की जो जिम्मेदारी है, इसको फाइल करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमेशा एसएससी की रहेगी। तो ये चीज पॉइंट आपको ध्यान रखनी है और इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए सारे जो पॉइंट्स है उनको फिलअप करना है। ठीक है, बाकी जनरली केस में क्या होता है कि आप एज ए प्रोफेशनल ये फील करते हैं और इसको फाइल करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो है आपके लिए बनाया गया फॉर्म है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म एसएससी के लिए बनाया गया है, आपको डिटेल चेक करते हैं उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ से नेचर ऑफ बिजनेस है, एक डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस जो भी आपका है आप उसको ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अगर सर्विस है सर्विस, होलसेल, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सारी इन्होंने यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन, सारी एक्टिविटी यहाँ पर दी है। मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करते हुए आगे जाना है। कोई चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, क्या चेंज हुआ है, पहले क्या था, ऐड हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सेक्टर सब वाइज ईजीएस में कुछ नहीं है, नो करते हुए मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। चलिए 10 क्लोज कवर हो गई। पॉइंट नंबर 11 में क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, तो स्पेसिफाइड सेक्शन 44A में जो है वो स्पेसिफाइड की गई है बुक्स, वो सभी के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, केवल कुछ एसएससी है जिनके लिए स्पेसिफाइड की है। तो जनरली आप इसको जो है एक बार चेक कर लीजिए कि आपके एसएससी उस लिस्ट में कवर हो रहे हैं, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। इसके अलावा जो बुक्स आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर एंटर लें, जैसे कैश बुक हो गया, बैंक बुक हो गया, जर्नल हो गया, उसके अलावा सेल फाइल हो गया, परचेज फाइल हो गया, वाउचर फाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी फाइल्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ठीक है, 1 बाय 1 करके ऐड डिटेल्स करते जाएंगे तो 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे। एड्रेस, किस एड्रेस पे वो मेंटेन हो रही है, हो सकता है आपका जो ऑडिट करने का एड्रेस है वो डिफरेंट हो, जहाँ पर बुक्स मेंटेन हो वो डिफरेंट हो सकता है, तो सारे एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलिवेंट जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो लिस्ट है जो आपने एग्जामिन की है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। सेम एज वो करेंगे तो ये भी आप इससे आगे बढ़ पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आपको सेव करना है, डाटा को सेव करते जाना है 1 बाय 1 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर क्लोज नंबर 12 में जो है वो ये कंफर्म करा रहा है कि क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कोई प्रॉफिट या गेन ऐसा भी है कि जो प्रीजम्पटिव इनकम सेक्शन 44AD, ADA, AF इनके अंडर में, या चैप्टर 6 चैप्टर 12G फर्स्ट शेड्यूल अदर सेक्शन रेलिवेंट प्रोविजन के अंडर में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप इसको यस करेंगे, फिर डिटेल्स देंगे और कितनी अमाउंट की इनकम जो है आपके P&L में इंक्लूड है। ठीक है, इसको आपको सेव करते चलना है डाटा को। ठीक है, इसके बाद 13 और 14 में जो है बेसिकली स्टॉक के लिए है। पहले तो ये पूछता है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कैसा है, कैश या मर्केंटाइल, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है कि कैश में है या फिर एक्रूअल बेसिस है। ठीक है, उसके अलावा जो है कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप यस करेंगे तो फिर वो चेंज आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, उसके कितना इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट, कितना डिक्रीज हुआ है वो आपको यहाँ पर देना है। अगर नो करेंगे तो ये अपने ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, वेदर द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंप्लाइंग द प्रोविजंस, डिस्क्लोजर सेक्शन 145 के डिस्क्लोजर्स के लिए अगर आप जो है कोई एडजस्टमेंट आपने करनी है तो आप उसके लिए यस कीजिए, और उस डाटा को आप यहाँ पर कंसाइज इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जो ICDS के प्रोविजंस है उसको आपने फॉलो किया है नहीं किया है, और उसकी वजह से कितना प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ICDS के प्रोविजंस के लिए ही प्रोविजंस अवेलेबल है। डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, आप इसमें चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर कौन सा ICDS अप्लाइड हो रहा है, वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसके डिस्क्लोजर दीजिए कि आपने जो अपने जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं या फिर जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपने क्या क्या डिस्क्लोजर डाले। ठीक है, तो ये डालना मैंडेटरी है। कुछ ऐसा भी होता है कि इसको इग्नोर कर देते हैं, पर लेकिन ये बेटर तरीका नहीं है, तो आप इसको लीजिए। स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरह से है वो आप सेलेक्ट करिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई डेविएशन आता है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है कि इसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, वो आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है जो क्लोज नंबर 15 है। 15 में जो है वो जनरल क्या प्रोविजंस है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट थी आपकी, वो आपने अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी में प्रोविजन से अप्लाइड हो। जो प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाइड नहीं हो रहा है उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लेकिन आपको उसको ओपन करके सेव जरूर करना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो डाटा फिर आपका जो है प्रोसेस ही नहीं होगा फॉर्म। ये जो 16 नंबर पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो अमाउंट जो कि आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। सेक्शन 28 के अंदर डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, ठीक है, ये आपके प्रोविजंस जो है, यहाँ पर जो पॉइंट आता है कि ये जो प्रोविजंस है इनके बेस पे वो कौन कौन से क्रेडिट्स हैं। इसी तरह से डेबिट्स के भी आएंगे कि वो जो क्रेडिट्स है जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर नहीं किया उनके अमाउंट आपको यहाँ पर देने हैं। और फिर ये प्रोविजंस ध्यान रखिएगा जो पॉइंट नंबर 16 में आप एंटर करेंगे वो आपके आईटीआर से भी मैच होना जरूरी है कि वो आपने जो है उतने से आपने प्रॉफिट इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात होगी कि वे कौन से ऐसे क्रेडिट्स हैं जो कि P&L में आपने नहीं लिए हैं, तो वो आपको फिर ऐड बैक करना है या फिर आपको जो है वो डिडक्शन लेना है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे बड़े ध्यान से आप एंटर कीजिएगा, अदरवाइज अगर ये फॉर्म और आपकी जो आईटीआर मिसमैच होगी तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी और यहाँ पर भी आपसे इंक्वायरी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्लोज नंबर 16 है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट नंबर ए में तो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जाना है। द परफॉर्मर क्रेडिट ड्रॉबैक्स, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग है। क्लोज एस्केलेशन क्लेम्स, एनी अदर इनकम, कैपिटल रिसीट, ठीक है, इनमें से जो भी आप देखिएगा कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड नहीं है पर वो क्रेडिट है अलग से आपने ऐड बैक किया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और वो आपको आईटीआर में भी ऐड करते हुए लेने हैं और उस पे इनकम टैक्स पे हो जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 जो है वो बेसिकली फिक्स एसेट्स का शेड्यूल है, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे, इसमें तो कोई ऐसी पॉइंट वाली बात नहीं है। इसमें तो सिंपली आपको सेलेक्ट करते जाना है, रेट सेलेक्ट करना है, वैल्यू डालनी है और कोई भी एडिशन अगर है तो आपको यहाँ से ऐड करते हुए जाना है। इसकी CSV फाइल भी अवेलेबल है, अभी तो 1 बाय 1 करके आप यहाँ पर ऐड करिए या फिर जो है डाउनलोड कर लीजिए एक्सेल टेम्पलेट को, फिर उसके बाद अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये तो इजी है, इसमें कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 17 मैंने आपको बता दिया था लेकिन वो सेव नहीं हो पाया था, उसको सेव कर लेते हैं, अदरवाइज आगे आपको। पॉइंट नंबर 17 है whether any land or building or both is transferred during the year for consideration less than the value adopted assessed or assessable by an authority। तो सेक्शन 43C और 50C के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और आपने जो वैल्यू लिया है वो स्टैम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग या फिर जो रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है उससे कम ली है या फिर उसमें जो वैल्यू जो कंसिडरेशन है जो आपने कंसिडरेशन लिया है उस वैल्यू से कम लिया है, तो कितना है वो अभी आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके लिए डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है और ये प्रोविजन आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। अगर आपके ऊपर अप्लाइड नहीं होते तो सेव करते हो आपको नेक्स्ट पे जाना है, इसमें कोई पॉइंट वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर मैंने 18 कंप्लीट नहीं किया तो उसने नोट कंप्लीट दिखा दिया, मतलब फॉर्म आ गया, मैं नहीं जाने देगा। अमाउंट एडमिसेबल अंडर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ये प्रोविजंस दिए गए हैं, इसके अंडर में कितनी अमाउंट जो है वो डेबिट है, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी ऑलरेडी डेबिटेड हो रखी है और कितनी हमें अलाउड है वो यहाँ पे देनी है। ध्यान रखिएगा इसको आईटीआर से मैच करते हुए आपको लेना है। पॉइंट नंबर 20 एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉई, यहाँ पर वो प्रोविजंस आते हैं जहाँ पर एक्चुअल बेस आपको मिलता है, आपका जो डिडक्शन है वो तभी मिलेगा आपको तब आपने जिस साल में वो पे किया होगा। बोनस कमीशन फॉर सर्विस रेंडर वेदर सिस्टम अदरवाइज पेबल टू इमेज ए प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है। तो ये प्रोविजन सेक्शन 36 के, अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको डिसअलाउड हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपको देना है, अमाउंट देना है। डिस्क्रिप्शन इन्होंने सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू लिख सकते हैं एक्सेल में डाउनलोड करके। अगर आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा है तो आपको यहाँ से एंटर करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 21 के अंदर जो है पॉइंट नंबर 21 के अंदर जो है जो डिटेल्स आप जो अमाउंट डेबिटेड है और वो कैपिटल या पर्सनल नेचर की है वो आपने डिसअलाउड करनी है, वो यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर की हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट स्पेसिफाइड लिमिट सब हो, पॉलिटिकल पार्टी को हुआ वो कैश में, तो वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है।
क्लब की एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंडिचर अगर कोई किया गया है तो वो भी डिसअलाउड होता है, बिजनेस के लिए वो अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है। तो बेसिकली ये क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है। 21 वो एक्सपेंसेस जो कि इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग डिसअलाउड किए जाते हैं या फिर उनको अलाउड नहीं किया जा सकता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। अमाउंट को मैच करते हुए चलिएगा और इन वाले खर्चों को एड बैक करिएगा। जिस तरह से हमने क्रेडिट एंट्री को लेस किया था कि हमारे प्रोविजंस में है, वो हमारे क्रेडिट है पर लेकिन वो इसको इनकम कंसीडर नहीं कर रहे थे, उसी तरह एक्सपेंस का है, तो इनको आपको यहाँ पर एड बैक करके लेना है। ठीक है, 1 बाय 1 है। कोई पेनल्टी है तो वो भी अलाउड नहीं होती किसी ऑफेंस के लिए। सेक्शन 40 है, ये टीडीएस के प्रोविजन आते हैं। टीडीएस में अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है यहाँ पे कोई भी पेमेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट को की है तो उसके लिए प्रोविजंस है। और जो इसके अलावा जो है आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, सब क्लोज 2 में जो है आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, उस तरह की पेमेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। बट इसमें केसेस ऐसा भी आता है जहां पर आपने ये चेक करना है कि जो टीडीएस है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले जमा कर दिया गया है, लास्ट ईयर का यहाँ पर रिपोर्ट होगा और इससे अगर इस साल का नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट होगा। तो ये वो वाली क्लोज है, आप ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर जो 21 है, क्लोज 21 काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टीडीएस की डिटेल्स के लिए या फिर नॉन रेजिडेंट कोई पेमेंट हो गया बिना टीडीएस के, वो प्रोविजंस के लिए, कोई अदर टैक्सेस, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस या सैलरी आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया, दोनों के लिए यहाँ पर कि फॉरेन के केस में भी और लोकल केस में, दोनों के केस में यहाँ पर ये चीजें चलती है। ठीक है, ये पूरी क्लोज दी गई है, क्लोज वाइज आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने लिस्ट भी दी है कि इस तरह से आपने पेमेंट की है। और इसके अंदर वो वाले प्रोविजंस भी आते हैं कि जहां पर पार्टनर के केस में जो है अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन प्रोवाइड कर दिया गया है, वो डिसअलाउड करना है तो वो भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 कैपिटल सबसेक्शन 3 के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद द एक्सपेंडिचर कवर्ड, इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर है क्या वो अदरवाइज देन बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बेसिकली यहाँ पर कैश की बात की जाती है कि कैश से अलावा आपने एक्सपेंस कर दिए, 10,000 रुपए तक का खर्चा ही अलाउड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो पेमेंट की डेट आप अगर नो करेंगे तो पेमेंट की डेट वेट सब चीज आप देनी होगी, किस तरह से क्या क्या चीजें आप डाल रहे हैं और क्या क्या डिसअलाउड कर रहे हैं। ठीक है, ये कैश एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा है। दोनों में प्रोविजन अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा पॉइंट नंबर ए और बी में। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डीम्ड की बात कर रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट पे की बात कर रहा है। दोनों के केस में यहाँ पर जो है आपको चेक कर लेना है। ठीक है, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपके साथ ये फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हो, मेरे से ज्यादा आप सीनियर हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये प्रोविजन चेक करते हुए भी फाइल कीजिए। और अगर इसमें मेरे थ्रू कोई इसमें कमी रह गई है, कोई पॉइंट्स मैंने ऐसा है जो कि गलत डिस्कस किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको अपने यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगा वो पॉइंट्स जो है। और हम भी इस चीज के लिए कि इसको किस तरह से कवरेज लेना है और किस तरह से इसको करेक्ट करना है वो चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोविजन है, ग्रेचुइटी जो अलाउड नहीं होती है, या फिर बेसिकली इस पॉइंट जो क्लोज नंबर 21 है वो डिसअलाउंस का पूरा पॉइंट है। पूरी क्लोज जो है डिसअलाउंस की बात करती है कि आपने वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जो कि डिसअलाउड किए हैं, आपने एसएससी की जो इनकम है उसमें एड बैक की है। क्लोज नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट क्लोज है। 22 में जो है वो एमएसएमई के रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट, अगर वो कोई भी इन एडिशनल आपका जो है इंटरेस्ट है तो वो आपको वैल्यू देनी है। ये तो काफी इजी क्लोज है, इसमें कोई ऐसी पॉइंट वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लोज नंबर 23 में भी जनरल प्रोविजंस है। 48 भी जो पेमेंट में स्पेसिफाइड पर्सन को जो है पेमेंट की जाती है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर कवर किए जाते हैं, सारी रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पर केवल एक रिपोर्टिंग पर्पज के लिए कोई डिसअलाउड वाली बात इसमें नहीं की जाती है। 24 के अंदर जो है स्पेसिफाइड अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ, इन प्रोविजंस के अंदर में जो जो आपने एडमिसिबल गेन किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये ध्यान रखिएगा आप ये जो इनकम आपने डीम्ड की है इसको आपको एड बैक भी करते रहना है। ठीक है,
एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयरऑफ। ये क्लोज नंबर 26 है। 26 में जो है सेक्शन 43B सब क्लोज A B C D F उसके रिगार्डिंग जो भी लायबिलिटी है, ठीक है, फर्स्ट डे में जो एग्जिस्ट करती थी और फिर आपने नेक्स्ट अभी तक पे नहीं किया है। इसके अलावा जो लास्ट ईयर में आपका इस साल का है और आपने पे कर दिया है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले, ये वो वाले प्रोविजंस को कवर करता है। एक्चुअल बेसिस आपको एक्सपेंस अलाउड होते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी है, टैक्सेस हो गए, या फिर आपने जो है किसी भी तरह से ESI PF या कोई भी अदर लायबिलिटी है जो कि आपने पे नहीं की है, तो वो डिसअलाउड हो जाती है और वो इनकम में आपको एड बैक करनी रहती है। क्लोज नंबर 27, ठीक है, ये यहाँ पर बात करता है कि जो आप बुक्स के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं ITC को लेते हुए या फिर वैल्यू एडेड टैक्स के क्रेडिट के रिगार्डिंग, तो आपने किया है या नहीं किया है। तो आप जो है अगर आपने ITC अवेल्ड किया है तो कितना आपने अवेल्ड किया और कितना उसमें से यूटिलाइज किया, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिया है, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, फिर इसके आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिट और डेबिटेड, तो यहाँ पर आपको वो एक्सपेंसेस देना जो प्रायर पीरियड एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट हुआ है वो भी आपको देना है, और अगर इनकम क्रेडिट हुई है तो देनी है, एक्सपेंडिचर आपने डेबिट किया है तो वो आपको यहाँ पर देना है। और वो भी ध्यान रखना है कि वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इनका जो है एडिशन या फिर रिडक्शन जो है आपको अपनी इनकम में जरूर लेना है, ठीक है। क्लोज नंबर 28, क्लोज नंबर 28 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है whether during the previous year the SSC has received any property being share of company not being a company in which public are substantially interest। यहाँ पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर अप्लाइड होते हैं कि जहाँ पर जो शेयर्स रिसीव हुए हैं उसके थ्रू आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आपको रिसीव हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डीम्ड प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाइड हो रहे हैं सेक्शन 56(2) और उसकी जो है सबसेक्शन 2 के अंदर जो क्लोज है 7A, तो उसमें प्रोविजंस अगर आपके ऊपर अप्लाइड होते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर अदरवाइज आप इसको नो करेंगे, ठीक है। तो यार ये जनरली पॉइंट जो है वो फॉर्म सभी को कवर करता है। आप ये देखिए कि आपके ऊपर इसमें कौन सा अप्लाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो जो आपके ऊपर अप्लाइड होते हैं वो आप इसको ध्यान से देखते हुए फिलअप करें। ये भी शेयर्स के रिगार्डिंग है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा आपको शेयर्स मिल गए हैं विदाउट कम कंसिडरेशन के, या फिर आपने बिना कंसिडरेशन के ये ले लिए हैं, तो ये डीम्ड इनकम आपकी मानी जाती है। तो ये आप जो है चेक करिए कि आपके ऊपर अप्लाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। ये डीम्ड प्रोविजंस के अंडर में इनकम की बात करता है। और इन्होंने ब्लॉक भी कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि एक तरफ इन्होंने इनकम को रखा है, फिर एक तरफ एक्सपेंडिचर को रखा है। डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट बोरोड और हुंडी और एनी अदर अमाउंट ड्यू देयर ओन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन अमाउंट रीपेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक। तो अगर आपने ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या चेक के थ्रू पे नहीं किया है तो आपको डिटेल्स देनी है और ये भी आपको डिसअलाउड होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये ट्रांसफर प्राइजिंग के प्रोविजन है, अगर आपके ऊपर अप्लाइड होते हैं तो आप इसको यस करें, डिटेल्स फिल करें, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके अलावा ये जो प्रोविजंस हैं, whether the SSC has incurred expenditure during the previous year by way of interest similar nature exceeding 1 crore, इसके जो 94B सब सेक्शन 1 के जो प्रोविजंस है, अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट पे किया है तो वो आपको यहाँ पर देना है कि आपने जो है किस तरह से अपने प्रॉफिट को जस्टिफाइड किया है। यहाँ पर वो चीजें यहाँ पर दी जा रही है। अगर आपके ऊपर अप्लाइड नहीं होता तो आप इसको नो करें, अगर यस होता है तो आपको डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। क्लोज नंबर 31, ये लोन के रीपेमेंट की बात करता है। लोन आपने लिया है या फिर लोन आपने दिया है, एक्सेप्ट या फिर टेकन, और रीपेमेंट की भी यहाँ पर बात होगी, या फिर आपने किसी को लोन दिया उसकी भी यहाँ पर बात होगी। और इसके अलावा जो है जो नए क्लोजेज आए हुए हैं जहाँ पर जो है आपने अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का किसी पर्सन से आपने कैश में रिसीट लिया है तो 100% तक का जो टैक्स लगता है वो प्रोविजन यहाँ पर कवर किए जाते हैं। क्लोज नंबर 31 के अंदर, क्लोज नंबर 31
के जो पॉइंट्स है वो काफी प्रिसाइज है। मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। पहले जो है सेक्शन 269 एसएसएस, इसमें जो है यहाँ पर बात करता है कि आपने कोई लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है कि स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, और यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कैश में लिया है या अकाउंट पे चेक से, बस ये इन्होंने लिखा है कि एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर 20,000 की लिमिट है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग देनी है। फिर दूसरी चीज आती है पर्टिकुलर्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड अमाउंट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 एसएस और एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीसेयर। दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर लोन और डिपॉजिट की बात कर रहा है और यहाँ पर लिखा है इन्होंने स्पेसिफाइड सम, तो दोनों में अंतर है। दोनों में क्लोज की रिपोर्टिंग आपको अलग अलग करनी है, ठीक है। पर्टिकुलर्स एट ए एंड बी नीड नॉट टू बी गिवन इन केस ऑफ, ये एग्जाम्पशन होती है, ये इन प्रोविजंस में भी लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। 269 एसटी अब यहाँ पर रिसीट की बात करता है, जो मैंने प्रोविजन बताए थे। एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, एक सिंगल डे में सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा एक इवेंट के रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी लिया, अदरवाइज देन बाई ए चेक और बैंक अकाउंट ड्राफ्ट के थ्रू, तो यहाँ पर जो है उसकी रिपोर्टिंग देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करता है 269 एसटी में कि आपने जो है दोनों में, यहाँ पर भी दोनों में अंतर है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में जो प्रोविजन है, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर बी ए बी बी दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर बात कर रहा है कि आपने जो है पेमेंट ली तो वो चेक से है या बैंक ड्राफ्ट से है, बट लेकिन वो अकाउंट पे ही नहीं था। ये पॉइंट का अंतर है बी ए और बी बी में, तो ये आपको उसी तरह से रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। थर्ड में भी सेम लाइन यूज की गई है, बस यहाँ पर क्या यूज किया गया है कि अदरवाइज देन बाई ए चेक और बैंक ड्राफ्ट और यूज और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो चेक और ड्राफ्ट के थ्रू ना लेकर अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। फिर नीचे दोबारा से सेम लाइन यूज करता है, स्पेसिफाइड लिमिट वन डे से ज्यादा नोट बीइंग एन अकाउंट पे चेक ऑन अमाउंट पे ड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन क्लोजेज में जो है माइनर से डिफरेंस है। आप देखिए आपकी किस क्लोज में आप कवर्ड हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एंटर करनी है। एग्जाम्पशन यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लोन की रिपेमेंट का 260-90, तो वो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है कि स्पेसिफाइड लिमिट वो 20,000 की लिमिट से ज्यादा का आपने अगर पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर आपको देना है। फिर कहता है कि अगर आपने अकाउंट से नहीं दिया, कैश में दिया, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसी तरह से माइनर डिफरेंस यहाँ पर दिया कि आपने अकाउंट पे ही चेक से तो किया है, पर लेकिन वो जो है अकाउंट पे ही नहीं था, चेक से तो किया है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर पूरे कवर किए गए हैं। तो ये बेसिकली लोन की रिपेमेंट और जो नए प्रोविजन है 2 लाख वाले, उनके लिए यहाँ पर काम करेगी क्लोज। फिर इसके बाद जो है 32 में जो है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके लिए यहाँ पर कितना किस हिसाब से अलाउंस है और कितना डिसअलाउंस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी में वेदर ए चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, ये जो है कंपनी के इसमें अप्लाइड होगा। अगर आपके ऊपर अप्लाइड नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। स्पेकुलेशन, कोई लॉस है अगर, तो अगर यस है तो अमाउंट यहाँ पर देनी है, केवल अमाउंट की यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। अगर सेक्शन 73 स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर लॉस है तो वो यहाँ पर देना है। स्पेकुलेशन बिजनेस सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन जो है वो स्पेकुलेशन वाले प्रोविजंस हैं। आप चेक कीजिए आपके ऊपर अप्लाइड हो रहा है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज आप इसको नो करें। डाटा को सेव करते चले, अदरवाइज जो है फॉर्म की डिटेल कंप्लीट नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 33, अब टीडीएस वाले प्रोविजन स्टार्ट होंगे यहाँ से। पहले चैप्टर 6 से रिडक्शन की बात कर रहा है कि जो चैप्टर 6 से रिडक्शन जैसे 80C, 80D, 80TTA, वो सारी प्रोविजन है, वो अगर आप किसी से यहाँ पर रिडक्शन ली है तो किस क्लोज में कितनी अमाउंट है, केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है। अगर नहीं है तो कोई भी इसको नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है टीडीएस के प्रोविजन कि टीडीएस डिडक्ट काटना मैंडेटरी है या नहीं है। अगर है तो फिर उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है 1 by 1। टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए अगर अवेलेबल है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने का तरीका नहीं है। पहले एक्सेल डाउनलोड करिए, उसमें एक पॉइंट एंटर करिए कि कितना अमाउंट है, कितने पे आपने टीडीएस काटा है, कितना पे काटना चाहिए था और कितना आपने कम अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट किया है। इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कीजिए, या यहाँ पर ऐड डिटेल्स में भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। आपका 10 नंबर क्या है, किस सेक्शन में कितना टीडीएस कटना चाहिए था, कितना आपने डिडक्ट किया है, ये वो वाले प्रोविजन है। जनरल है बेसिकली, इसमें ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। अगर अप्लाइड नहीं होता है तो नो कर दीजिए, ठीक है, ऐड डिटेल्स करके।
और यहाँ पर जो है अगर आपने डिले रिटर्न फाइल किए हैं या फिर आपका जो है इंटरेस्ट आपने पे किया है तो वो यहाँ पर अप्लाइड होगा। तो जनरल प्रोविजन से ईजी है, क्लोजेस में कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। क्लोज नंबर 35 ये स्टॉक की बात करता है कि आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपको एंटर करनी है अपने प्रिंसिपल आइटम्स की जो आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो है रॉ मटेरियल्स जो भी आपने यूज किया है तीनों चीजों की आपको देनी है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट तीनों की आपको देनी है। और मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो है रॉ मटेरियल्स की अलग देनी है, फिनिश गुड्स की अलग देनी है, बाय प्रोडक्ट की अलग देनी है, तीनों की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव डिटेल्स की बात कर रहा है टोटल, ठीक है। यहाँ पर जो है ध्यान से ये ट्रेडिंग वाले केसेस में जो है वो वैल्यूज की बात करता है कि यहाँ पर जो है आपने टोटल कितनी यूनिट का आप यूनिट देख लेंगे, यूनिट की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के केस में तीनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपको देनी है। नाम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कितना आपने कंज्यूम किया है, कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर जो है यूनिट की डिटेल्स देनी है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स देनी है आपको, वैल्यूज में डिटेल्स नहीं देनी। क्लोज 22 कितनी अमाउंट आपने रिसीव की है, डिविडेंड इनकम, डिम डिविडेंड के प्रोविजन है। तो अगर आपने कोई डिम डिविडेंड इनकम अर्न की है तो उसको आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो ये एसएससी के केस में आप चेक करेंगे। क्लोज नंबर 37 में है कि आपके प्रीमाइसिस पे या आपकी जो है कोई भी कोस्ट ऑडिट, अगर वेदर एनी कोस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट, कोस्ट ऑडिट आपके ऊपर अप्लाइड होती है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नोट एप्लीकेबल आप कर देंगे। अगर यस है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है। कोई अगर डिस्क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन या किसी तरह की आपके जो कोस्ट ऑडिटर है उन्होंने दी है तो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। कोस्ट ऑडिट केस में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में ये क्लोज अप्लाइड होती है। क्लोज नंबर 38 एक्साइज ऑडिट की बात करता है। सेम वही प्रोविजन, अगर अप्लाइड होती है तो आप करें, नहीं तो नोट एप्लीकेबल आप इसको कर दें। सबके ऊपर जनरली ये सारी क्लोज अप्लाइड नहीं होती है। जनरली केस में हमने देखा है एसएससी के ऊपर ये क्लोज जो है नोट एप्लीकेबल रहती है। 72 फाइनेंस एक्ट सर्विस टैक्स की ऑडिट कंडक्ट की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट ने ऑडिटर हायर किए हैं, उन्होंने जो है ऑडिट किया आपकी, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। हुई है तो आप यस करें, नहीं है तो मना कर दें, ठीक है। उसके अलावा जो है इसी तरह से सारी ऑडिट्स की बात करेगा वन बाय वन ये। अब यहाँ पर टर्नओवर पॉइंट नंबर 40 है, सबके ऊपर अप्लाइड होता है। ग्रोस टर्नओवर यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की देनी है, पिछले साल की देनी है। जैसे अभी हम 2021 की बात करें तो यहाँ पर 1920 की देनी है, और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2021। तो जो 2021 प्रीवियस ईयर है यानी कि करंट ईयर जिसके लिए हमें असेसमेंट ईयर 21-22 है उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। क्या डिटेल्स एंटर करनी है, टर्नओवर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है, जीपी कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, स्टॉक इन ट्रेड कितना है, और जो मेटेरियल कंज्यूम हुआ है फिनिश प्रोडक्ट के लिए वो यहाँ पर आपको एंटर करना है टर्नओवर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसका रेशो यहाँ पर आएगा कि टर्नओवर के कंपैरिजन में आप जो है कितना रेशो जो है वो, ये रेशो का आप ध्यान रखिएगा कि ये रेशो अगर ज्यादा डिफर होते हैं तो इनके केस पे जो है आपके यहाँ पर आपका केस भी लग सकता है या स्क्रूटी आपकी आ सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर 0-0 करके प्रोसीड कर देता हूँ, अदरवाइज ये जो है नेक्स्ट क्लोज पे फिर एंटर ही नहीं करने देगा। तो ये चीजें भी आपको एंटर करनी है। तो ये हमने एंटर कर ली। इसके अलावा जो है क्लोज नंबर 41 जो है अगर आपके ऊपर कोई डिमांड रेज की गई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स से अलावा दूसरी डिमांड्स की बात की गई है। किस फाइनेंशियल ईयर की है, किस टैक्स, किस लो के अंडर में कितनी डिमांड है और किस डेट में वो डिमांड रेज की गई है और उस पर कितना अमाउंट है और आपकी क्या रिमार्क्स है, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की नहीं देनी है, अदर टैक्सेस की यहाँ पर आपको देनी है। क्लोज नंबर 42 में जो प्रोविजन है वो है फॉर्म नंबर 61, 61A, 61B। स्पेशल ट्रांजेक्शन है, स्पेसिफाइड एसएससी के ऊपर ही ये केवल अप्लाइड होते हैं। जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है और उसका जो रिपोर्ट फाइल करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो फॉर्म कौन सा फाइल किया है,
सभी के ऊपर नहीं लगती, जनरली स्पेसिफाइड कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये लगती है, उसकी लिस्ट है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। तो वो चीज जो है अगर आपके ऊपर अप्लाइड है तो आप ये करें, अदरवाइज आपको इसको नो ही करना है। जनरल केस में, ज्यादातर केस में जो है नो ही रहती है ये। क्लोज नंबर 43, ये जो नई प्रोविजन है सेक्शन 286 के, कि जो एसएससी है उसकी पेरेंट एंटिटी है या फिर कोई दूसरी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसके लिए आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, तो वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो यस करें, अदरवाइज जो है इसको नो करें। तो ये प्रोविजन, ये सेक्शंस भी जनरली सबके ऊपर अप्लाइड नहीं होते हैं। ये वाली जो क्लोज है, ये जीएसटी क्लोज है, ये अभी आप अप्लाइड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से अप्लाइड होगी, तो इसलिए इन्होंने ऑटोमेटिकली इसको हाइड रखा है। ये आपका कंप्लीट डिटेल्स के साथ फॉर्म जो है रेडी हो गया। काउंटेड की डिटेल्स है वो तो जो आपने एंटर की थी स्टार्टिंग में, वही डिटेल्स यहाँ पर आएगी। सेव करते जाना है, डाटा को सेव करते जाना है। नेक्स्ट में आपको जो है जब आप सेव करेंगे तो आपकी ये JSON फाइल तैयार हो गई है। ये आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको जो है पोर्टल पर किस तरह से अपलोड करेंगे ये तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं फिर दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना लॉगिन, प्रोफेशनल लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। उससे पहले जो है आपको एसएससी के लॉगिन से ऐड सी करके सी ऐड करना है। फिर इसके बाद आपको अपना लॉगिन करना है, अपने लॉगिन से आपको ये फाइल अपलोड कर देनी है। इसके साथ आपको जो है बैलेंस शीट, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स है वो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद प्रोसीड करके सबमिट कर दीजिए डीएससी से। फिर आपके जो एसएससी है जिनके लिए आपने फॉर्म फाइल किया वो अपने डीएससी से इसको अप्रूव करेंगे। तो 3 स्टेप के अंदर ये जो है कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। वीडियो मैंने काफी ब्रीफली आपको डिस्कस किया है, फिर भी अगर इसमें कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग आप इसमें बेटर नॉलेज रखते हैं तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी की इससे हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।